गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर पीजेंट्स एंड फार्मर्स। इसमें हम फर्स्ट वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो आइए एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या अभी तक पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पीजेंट्स एंड फार्मर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने इस चैप्टर में हमने शुरुआत में पढ़ा था कि इस चैप्टर से पहले इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा सा पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कमिंग ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड में कैसे कैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर का आगमन हुआ। उसके बाद हमने ओपन फील्ड एंड कॉमन्स वाला सिस्टम पढ़ा कि कैसे फील्ड जो थी पहले ओपन सिस्टम था और लोग जो है वो क्या करते थे, वो कहीं पे भी जाके खेती कर लेते थे। उसके बाद हमने पढ़ा न्यू डिमांड फॉर ग्रेन की डिमांड होने लग गई थी नेपोलियनिक वॉर के टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ था, एज ऑफ एनक्लोजर्स, डिमांड बढ़ने के कारण एनक्लोजर्स जो थे उनकी शुरुआत हो गई। फिर व्हाट हैपन टू द पुअर का क्या हुआ, गरीब लोगों का क्या हुआ था, ये पढ़ा हमने। अब इसके बाद आता है थ्रेशिंग मशीन। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थ्रेशिंग मशीन, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेशिंग मशीन। थ्रेशिंग मशीन का जब इंट्रोडक्शन हुआ या थ्रेशिंग मशीन जब आई सामने, तब उसके बाद जो है उसके बाद क्या क्या हुआ, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। The Napoleonic War, prices of food grain were high and farmer expanded production vigorously। देखो नेपोलियनिक, अभी पीछे आपने पढ़ा था नेपोलियनिक वॉर के टाइम पे जो फूड ग्रेन के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, जिसके कारण जो फार्मर्स थे वो क्या चाहते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना चाहते थे, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे। फियरिंग अ शॉर्टेज ऑफ लेबर दे बिगन बाइंग द न्यू थ्रेशिंग मशीन दैट हैज़ कम इनटू द मार्केट। अब लेबर की शॉर्टेज हो गई क्योंकि लेबर जो थी वो तो वॉर में चली गई थी, तो लेबर की शॉर्टेज होने के कारण क्या हुआ, उन्होंने जो मार्केट में मिलने लगी थी थ्रेशिंग मशीन, उस थ्रेशिंग मशीन को यूज़ करना शुरू कर दिया। आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर हैड एंडेड, जब नेपोलियनिक वॉर जो था वो ख़त्म हो गया, बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो अपने गाँव में अपने घरों में वापस आ गए थे। दे नीडेड अल्टरनेटिव जॉब टू सर्वाइव, उनको सर्वाइव करने के लिए उनको जॉब की ज़रूरत पड़ी। दिस वॉज द टाइम व्हेन ग्रेन फ्रॉम यूरोप बिगेन फ्लोइंग इनटू इंग्लैंड। अब ये टाइम ऐसा था जब ग्रेन जो था वो इंग्लैंड से यूरोप की तरफ जाने लगा था। प्राइजेस डिक्लाइन, प्राइजेस जो है वो कम होते जा रहे थे। एंड एन एग्रीकल्चर डिप्रेशन सेट इन, और एग्रीकल्चर डिप्रेशन जो है वो बनता जा रहा था। कॉशियस landowner tried to cut wages and the number of workmen that employed। अब जो लैंडलॉर्ड थे वो क्या करते थे, वो लेबर्स के वेजेस जो है वो कट कर लेते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एक ही काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूज़ करने लगे। कैप्टन स्विंग रियॉर्ड स्प्रेड इन द कंट्री साइड एट दिस टाइम। उसी समय कैप्टन स्विंग जो थे, कैप्टन स्विंग रियॉर्ड, वो कंट्री साइड में जो है वो घूमे फिरे। कंट्री साइड में उन्होंने देखा। फॉर पुअर द थ्रेशिंग मशीन हैड बिकम अ साइन ऑफ बैड टाइम, और उनका मानना था कि गरीब लोगों के लिए जो थ्रेशिंग मशीन है वो एक बुरे सिंबल का टाइम है या बुरा संकेत है, बुरे समय का संकेत है थ्रेशिंग मशीन। एट द एंड ऑफ 18th century settled agriculture had not developed on any extensive scale in USA। अब देखो 18th सेंचुरी के एंड तक एग्रीकल्चर जो है वो यूएसए में एक्सटेंसिव स्केल पे डेवलप नहीं हो सका। फॉरेस्ट क्यों नहीं हो सका, क्योंकि देखो ये ऊपर आपको यूएसए का मैप दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखो कि कितना ये जो डार्क ग्रीन कलर का है वो क्या है, वो है फॉरेस्ट वेजिटेशन। उसके बाद टॉल ग्रासेस, मतलब यहाँ पे जंगल जो थे वो बहुत ज़्यादा थे यूएसए में। फॉरेस्ट कवर ओवर 800 मिलियन एकर्स एंड ग्रासलैंड 600 मिलियन एकर्स। वहाँ पे 800 मिलियन एकड़ में फॉरेस्ट था और 600 मिलियन एकर्स में ग्रासलैंड था, मतलब कि वहाँ पे जंगल जो थे वो बहुत बड़ी संख्या में थे। मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइट अमेरिकन, और बहुत ज़्यादातर ज़मीन जो थी वो वाइट अमेरिकन के कंट्रोल में नहीं थी। टिल द 1780s तक वाइट अमेरिकन सेटलमेंट वर कंटिन्यू टू अ स्मॉल नैरो स्ट्रिप ऑफ कोस्टल लैंड इन ईस्ट। मतलब 1780s तक जो वाइट अमेरिकन थे वो एक
छोटी सी नैरो स्टेप जो कि कोस्टल एरिया में थी, ईस्ट के कोस्टल एरिया में थी, वहाँ पे ये लोग रहते थे। कौन? वाइट अमेरिकन्स। नेटिव अमेरिकन्स ग्रुप इन द कंट्री वुड नोमैडिक, जो नेटिव अमेरिकन्स थे वो वहाँ पे उस कंट्री में उनको नोमैडिक कहा जाता था। सम वर सेटल्ड, और उसमें बहुत सारे जो थे वो सेटल्ड थे। मैनी ऑफ देम लिव्ड ओनली बाय हंटिंग, बहुत सारे इसमें ऐसे थे जो कि सिर्फ हंटिंग की वजह से ही रहते थे। एंड फिशिंग, कल्टिवेटिंग कॉर्न, बीन, टोबैको एंड पम्पकिन, ये सब चीज़ें जो थी, ये सब चीज़ें वो कल्टिवेट करते थे। अब बाय द अर्ली 20th सेंचुरी के स्टार्ट तक दिस लैंडस्केप हैज़ ट्रांसफॉर्म रेडिकली, ये जो लैंडस्केप था ये बहुत जल्दी इसमें चेंज आया। वाइट अमेरिकन हैड रिमूव वेस्टवर्ड एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल अप टू द वेस्टर्न कोस्ट। अब वाइट अमेरिकन्स जो थे वो धीरे धीरे वेस्टर्न कोस्ट की तरफ बढ़ने लगे, वेस्टवर्ड की तरफ बढ़ने लगे। अभी तक वो ईस्ट में रहते थे, अब वो धीरे धीरे वेस्टवर्ड तक बढ़ रहे थे, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ भी बढ़ रहे थे। डिस्प्लेसिंग लोकल ट्राइब्स एंड कार्व आउट द एंटर लैंडस्केप इनटू डिफरेंट एग्रीकल्चर बेल्ट। अब वो वहाँ से जब वेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे तो वेस्ट की तरफ से जो वहाँ के ट्राइब्स लोग थे, जो वहाँ के आदिवासी लोग थे, उनको वो वहाँ से हटा रहे थे, वहाँ से वो उन लोगों को डिस्प्लेस कर रहे थे, हटा रहे थे, और उनके एग्रीकल्चर बेल्ट को भी वहाँ से हटाया जा रहा था। द USA हैड कम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब USA जो है वर्ल्ड मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है या बहुत अच्छा काम करता है। अब देखो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, द वेस्टवर्ड मूव एंड वीट कल्टीवेशन। आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1775 to 1783, ठीक है, 1775 और 1783 के बीच में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था। इसके बाद एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनने के बाद द वाइट अमेरिकन बिगेन टू मूव वेस्टवर्ड, वाइट अमेरिकन जो थे वो वेस्टवर्ड की तरफ मूव करने लगे। सीन फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट अमेरिकन सीम टू द लैंड ऑफ प्रॉमिस, जो उनका ईस्ट कोस्ट था उसकी तरफ तो देख ही रहे थे, देखते देखते वो वेस्ट की तरफ भी जा रहे थे। इट्स वाइल्डनेस कुड बी टर्न इनटू कल्टिवेटेड फील्ड, और वो जैसे वेस्ट की तरफ जा रहे थे तो वेस्ट की तरफ जाते जाते वो अपना लैंड जो था, अपनी फील्ड जो थी, जितना आगे भाग रहे थे उतनी ही जगह को वो कल्टिवेट कर रहे थे। फॉरेस्ट टिम्बर कुड बी कट फॉर एक्सपोर्ट, जो जंगल पड़ रहे थे बीच में, उनके टिम्बर को, उनकी लकड़ियों को वो काट रहे थे, किसके लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए। एनिमल हंटेड फॉर स्किन, एनिमल को हंट कर रहे थे उनकी स्किन्स के लिए। माउंटेन माइन फॉर गोल्ड एंड मिनरल्स, और जो भी रास्ते में माउंटेन्स आ रहे थे उन माउंटेन्स को वो माइन के रूप में यूज़ कर रहे थे, गोल्ड और मिनरल्स के लिए। इन द डिकेड्स आफ्टर द 1800 के बाद द US गवर्नमेंट कमिटेड स्टेट टू अ पॉलिसी ऑफ ड्राइविंग द अमेरिकन इंडियन वेस्टवर्ड। यूएस जो था, यूएस गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसके तहत जो अमेरिकन इंडियंस थे वो वेस्टवर्ड से अलग कर दिए गए थे। फर्स्ट बियॉन्ड द रिवर मिसिसिपी एंड देन फर्दर वेस्ट, और उनको जो है पहले तो मिसिसिपी के पास दिया गया था और फिर बाद में उनको वहाँ से वेस्ट की तरफ हटा दिया गया था। As the Indian retreated, the settler poured in. They settled on the Appalachian Plateau by the first decade of the 18th century. ठीक है, अब इनको जैसे जैसे वेस्ट से हटा दिया गया था तो ये जो थे ये अपलेचियन प्लेट्यू में 18th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में अपलेचियन प्लेट्यू के पास जाकर के सेटल हो गए थे। सेंचुरी एंड देन मूव इनटू द मिसिसिपी वैली बिटवीन 1820 एंड 1850। उसके बाद वो धीरे धीरे मिसिसिपी वैली तक गए 1820 से 1850 तक। दे क्लियर्ड लार्ज एरिया एंड इरेक्टेड फेंस अराउंड द फील्ड, उन्होंने एक बहुत बड़े एरिया को साफ किया और वहाँ पे फेंसिंग जो थी वो फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग जो थी वो कर दी थी। दे प्लग द लैंड एंड सोड कॉर्न एंड वीट, अब वो उस ज़मीन को प्लग करते थे यानी कि खोदते थे और फिर उसमें कॉर्न और वीट जो था वो उगाते थे। When the soil became impoverished and exhausted in one place, the migrants would move further west.
जब सॉइल जो थे, सॉइल की फर्टिलिटी जो थी वो ख़त्म हो जाती थी, या सॉइल जो है वहाँ पे अच्छी खेती नहीं हो पाती थी, तब ये लोग क्या करते थे, ये लोग उस जगह को छोड़ करके वहाँ से माइग्रेट होकर के फिर वेस्ट की तरफ माइग्रेट हो जाते थे, तो एक्सप्लोर न्यू लैंड एंड रेज अ न्यू क्रॉप, नई ज़मीन लेने के लिए और वहाँ पे नई फसल उगाने के लिए। इट वॉज हाउएवर ओनली आफ्टर द 1860, ये हुआ था 1860 के बाद। द सेटलर स्विफ्ट इनटू द ग्रेट प्लेन्स अक्रॉस द रिवर मिसिसिपी, मिसिसिपी के पास का जो ग्रेट प्लेन्स था, प्लेन्स एरिया था, वहाँ पे ये लोग काफ़ी मात्रा में सेटल्ड हो गए थे। तो बच्चों ये इस तरीके से ये मिसिसिपी रिवर के आसपास बस गए थे। अब हम आगे पढ़ते हैं द व्हीट फार्मर्स। इन द लेट 19th सेंचुरी के लास्ट तक दे वर अ ड्रामेटिक एक्सपेंशन इन व्हीट प्रोडक्शन इन यूएसए में व्हीट प्रोडक्शन में एक बहुत चेंज आया था। क्या चेंज आया था? राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन, जैसे कि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, एक्सपोर्ट मार्केट बिकम बिगर, जो एक्सपोर्ट मार्केट था, अर्बन पॉपुलेशन के बढ़ने से जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो बढ़ रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा था। राइजिंग व्हीट प्राइस एंड स्प्रेड ऑफ रेलवेज और एनकरेज हायर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, जो व्हीट प्राइजेस थे उसके वो भी बढ़ रहे थे, रेलवेज जो था वो उसका प्रसार हो गया था, यानी रेलवेज जो है वो बढ़ गई थी। तो इन सब चीज़ों ने व्हीट प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया था। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक द डिमांड बिगन एवर हायर एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड मार्केट बूम्ड, जो अर्ली 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये जो थी ये मार्केट जो था ये पूरी तरह से बूम्ड हो गया था। 1910 अबाउट 45 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड इन यूएसए वॉज अंडर व्हीट, 9 ईयर अंडर व्हीट। करीब 1910 में करीब 45 मिलियन एकड़ लैंड जो थी वो यूएसए में अंडर व्हीट थी, यानी कि यूएसए में जो है वो व्हीट की खेती जो है करीब कितने में होती थी? 45 मिलियन एकड़ लैंड में की जाती थी। कब? 1910 में। और ये जो था 9 ईयर लेटर, 9 साल के बाद क्या हुआ था? द एरिया हैड एक्सपेंडेड टू 75 मिलियन एकर्स। अब ये 9 ईयर लेटर यानी कि 1919 में ये एरिया जो था ये एक्सपेंड हो गया था कितना? 75 मिलियन एकर्स में ये एरिया जो था ये एक्सपेंड हो गया था। एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 65% इन मैनी केसेस। ये इंक्रीमेंट जो था ये करीब 65% था, और इससे क्या हुआ था? बड़े बिग फार्मर्स द व्हीट बैरन्स कंट्रोल एज मच एज 2000 to 3000 एकर्स ऑफ लैंड इंडिविजुअली। करीब एक आदमी के पास 2000 से 3000 तक लैंड जो थी वो किसी एक आदमी के पास होती थी। तो ये जो थे ये थे व्हीट फार्मर्स। अब आगे हम पढ़ते हैं द कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब नई टेक्नोलॉजी जो है वो क्या थी, देखो उसको पढ़ते हैं। द ड्रामेटिक एक्सपेंशन इन व्हीट प्रोडक्शन वॉज मेड पॉसिबल बाय न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, व्हीट प्रोडक्शन जो था वो उसमें जो चेंजेस आए थे वो किसकी वजह से आए थे? नई टेक्नोलॉजी की वजह से। थ्रू द 19th सेंचुरी एज द सेटलर मूव इनटू न्यू हैबिटेट एंड न्यू लैंड्स दे मॉडिफाई देयर इम्प्लीमेंट टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। अब जैसे कि अभी देखा था 19th सेंचुरी में जो सेटलर थे वो ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ पहले मूव कर रहे थे, और फिर दोबारा जब वाइट अमेरिकन जो थे वो वेस्ट की तरफ मूव करने लगे तो ये लोग जो थे ये ईस्ट की तरफ दोबारा से मूव करने लगे। तो ऐसी स्थिति में इनका जो हैबिटेट था वो भी हैबिटेट जो था वो भी चेंज हुआ, नई लैंड इनको मिली। तो इन्होंने क्या किया? नई लैंड को मॉडिफाई किया और नए नए इक्विपमेंट्स जो थे उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। द पैरीज वॉज कवर्ड विद अ थिक मैट ऑफ ग्रास विद टफ रूट। जो प्रेरीज थे वो क्या करते थे? वो ज़मीन को जो था वो थिक ग्रास जो था उसकी मैट से कवर कर देते थे, जिनकी रूट जो थी वो बहुत ज़्यादा टफ होती थी। टू ब्रेक द सॉड एंड टर्न द सॉइल ओवर अ वैरायटी ऑफ न्यू प्लग्स वर डिवाइज्ड लोकली। अब क्या होता था कि इस ग्रास को तोड़ने के लिए, ज़मीन को खोदने के लिए इनको बहुत
नए प्लग्स की ज़रूरत होती थी जिससे कि ये इसको खोद सकें। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी फार्मर इन द ग्रेट प्लेन वर ब्रेकिंग द ग्राउंड विद ट्रैक्टर्स एंड डिस्क प्लग्स। और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही जो फार्मर्स थे उनके पास इस ज़मीन को खोदने के लिए ट्रैक्टर्स और डिस्क प्लग जो थे वो आ गए थे। Farmer in the Great Plains were breaking the ground with tractors and disc plug, clearing vast stretches for wheat cultivation. मतलब इस तरीके से ये बहुत बड़े ज़मीन को साफ करके वहाँ पे वीट कल्टीवेशन कर लेते थे। इन 1831 साइरस मैककॉर्मिक इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल रीपर। ठीक है, 1831 में जो साइरस थे उन्होंने मैकेनिकल रीपर जो है उसका प्रोडक्शन किया, इन्वेंशन किया। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी मोस्ट फार्मर वर यूजिंग कॉम्बाइंड हार्वेस्टर्स टू कट ग्रेन्स। और करीब 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक बहुत सारे फार्मर्स जो थे वो हार्वेस्ट को कट करने के लिए भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे। विद वन ऑफ दीज मशीन, इनमें से एक मशीन जो थी 500 एकर्स ऑफ व्हीट कुड बी हार्वेस्टेड इन 2 वीक्स। इस मशीन से, इनमें से एक मशीन ऐसी थी जो कि 500 एकर्स ज़मीन में गेहूं की कटाई जो है उसको 2 हफ्ते में काट देती थी। फॉर द बिग फार्मर ऑफ ग्रेट प्लेन्स दीज मशीन्स हैड मैनी अट्रैक्शन। जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, जो अच्छे अच्छे लैंडलॉर्ड्स थे, उनके लिए जो ये मशीनें थी ये एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का सोर्स थी। द प्राइजेज ऑफ व्हीट वर हाई एंड द डिमांड सीम्ड लिमिटलेस। जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे और डिमांड जो थी वो लिमिटलेस थी, मतलब डिमांड की भी कोई लिमिट नहीं थी, डिमांड जो थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। विद पावर ड्राइविंग मशीनरी 4 मैन कुड प्लग सीड एंड हार्वेस्ट 2000 to 4000 एकर्स व्हीट इन द सीजन। अब देखो, पावर ड्राइविंग मशीन के द्वारा क्या होता था, 4 आदमी जो थे वो 2000 से 4000 एकड़ तक ज़मीन जो है वो प्लग कर देते थे, उसमें बीज बो देते थे और उसको हार्वेस्ट भी कर देते थे एक सीज़न में देखो बच्चों, 2000 से 4000 एकड़ तक ज़मीन जो है वो सिर्फ 4 आदमी जो है वो उस पर काम कर सकते थे। ये देखो, ये कुछ मशीन के आपको दे रखे हैं, यहाँ पे पिक्चर दे रखी है मशीन की। ये देखो, इस टाइप की ये मशीनें होती थी जो कि उस टाइम पे यूज़ की जाती थी। अब आगे पढ़ते हैं हम डस्ट बाउल। इन द 1930, ठीक है, अब 1930 की बात है। टेरिफाइंग डस्ट स्टॉर्म बिगिन टू ब्लो ओवर द सदर्न प्लेन्स के तरफ जो है वो डस्ट धूल भरी आंधियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा चलने लगी। अब ये आंधियाँ आई कहाँ से, देखो अभी इसको पढ़ते हैं। ब्लैक blizzards rolled is over often 7000 to 8000 feet high। मतलब काली धूल भरी काली आंधी जो थी ये 7000 से 8000 फीट ऊंचाई तक ये जो हवाएं हैं, ये जो धूल भरी आंधियां हैं ये बहती थी। राइजिंग लाइक माउंटेनियस वेव्स ऑफ मडी वाटर। और ये दिखने में ऐसी लगती थी जैसे कि बहुत ऊंची ऊंची मिट्टी की जो वो है मडी वाटर, यानी कि मिट्टी का पानी जो है वो बह रहा है। जैसे कि देखो आप ऊपर में देख सकते हो, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। देखो ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये इस तरीके से ये हवाएं, ऐसा लगता था जैसे धूल मिट्टी से भरी हुई, कीचड़ से भरी हुई आंधियां जो हैं वो बह रही हैं। अब इससे क्या होता था, एज द स्काई डार्केंड एंड द डस्ट स्वेप्ट इन, पीपल वर ब्लाइंडेड एंड चॉक्ड। अब देखो, स्काई जो है वो बिल्कुल, आसमान जो है बिल्कुल काला हो जाता था और डस्ट जो है वो डस्ट इतनी ज़्यादा बहती थी कि लोग जो है इस डस्ट की वजह से अंधे हो जाते थे, आंखें उनकी कमज़ोर हो जाती थी और उनकी जो सांस की जो नली होती थी वो भी चॉक्ड हो जाती थी, यानी वो भी ब्लॉक हो जाती थी। कैटल वर सफोकेटेड टू डेथ। और जानवर जो थे वो तो बहुत सारे जानवर इस डस्ट बाउल की तरह वजह से मर गए थे। देयर लंग केक एंड डस्ट एंड मड। जो उनके लंग्स में जो था, लंग्स में ये डस्ट जो थी, ये कीचड़, ये मिट्टी और धूल जो थी ये जम गई थी। सैंड बरीड फेंसेस कवर्ड फील्ड एंड कोटेड द सरफेस ऑफ रिवर टिल द फिश डाइड। अब ये धूल मिट्टी जो थी ये रिवर के सरफेस पे भी जम जाती थी, जिसके कारण रिवर में रहने वाले जो एनिमल्स होते थे, जो
फिशेज होती थी वो भी मर गई थी। ट्रैक्टर्स एंड मशीन्स दैट हैड प्लग्ड द अर्थ एंड हार्वेस्टेड द व्हीट इन द 1920s वर नाउ क्लॉग्ड विद डस्ट डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। अब ये क्यों हुआ था, ये डस्ट ट्रेजेडी क्यों हुई थी? 1920s में क्या हुआ था बच्चों, 1920s में लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा मशीनरी का यूज़ कर लिया था, थ्रेशिंग मशीन का, ट्रैक्टर्स का और भी मशीनों का जो यूज़ किया था, जो ज़मीन की जो मिट्टी को खोदने के लिए यूज़ किया था, उसकी वजह से जो सॉइल इरोजन आपने पढ़ा होगा, सॉइल इरोजन जब उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे किया था, देखो क्या हुआ था, वीट का प्रोडक्शन जो है, वीट की डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बढ़ने से क्या हुआ था, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया था, जो लैंड ओनर्स थे वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे उसका, जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को खोदने लगे, उस पर प्रोडक्शन करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि ज़मीन जब ज़्यादा से ज़्यादा खुदी तो ज़मीन सॉइल इरोजन की वजह से वो सॉइल जो था, वो धूल भरी आंधियाँ जो थी, वो उस धूल ने इस आंधी का रूप ले लिया था और ये आंधी जो है वो इसी कारण से चलने लगी थी। तो ये तो था बच्चों डस्ट बॉल। अब देखो डस्ट बॉल से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी लोगों को, ह्यूमन बीइंग को, और लोग जो थे वो बहुत सारे इसकी वजह से मरे हुए थे। अब आगे पढ़ते हैं। टेरिफिंग डस्ट बाउल केम बिकॉज द अर्ली 1930 में ये सिचुएशन आई थी, वर ईयर ऑफ पेसिस्टेंट ड्राउट, और इसकी वजह से ड्राउट की भी प्रॉब्लम सामने आई थी। ऑर्डिनरी डस्ट स्टॉर्म बिगेन बिग ब्लिज़ार्ड ओनली बिकॉज द एंटायर लैंडस्केप हैड बीन प्लगड ओवर। क्यों हुआ था ये ब्लैक बिजार्ड, इसको क्यों कहा गया था? क्योंकि ज़मीन जो है उसको ओवर प्लग्ड किया गया था। ओवर प्लग्ड का मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज़्यादा उसको प्लगिंग की गई थी, उसको जो है उससे ज़्यादा उसको खोदा गया था। स्टेप्स ऑफ ऑल ग्रास द हेल्ड इज टुगेदर, और उसके साथ क्या हुआ था, जो ग्रास थी, जो घास थी, वो भी उसके साथ निकल गई थी। व्हेन वीट कल्टीवेशन हैड एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली इन द अर्ली 20th century, zealous farmers and reckless uprooted the vegetation, the tractors had turned the soil over and broke the soil into dust. The whole region had become a dust bowl. जैसे जैसे वीट की डिमांड जो थी वो बढ़ने लगी थी, वीट प्रोडक्शन, अभी पीछे मैंने बताया वीट प्रोडक्शन बढ़ने लगा था, वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ने लगी थी, वैसे वैसे लोग जो थे वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के चक्कर में इन्होंने वेजिटेशन जो था वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, सॉइल को तोड़ा था, ज़मीन को तोड़ फोड़ करके उसकी डस्ट को, उसकी जो उसके साथ सॉइल इरोजन किया था, उसकी वजह से ये डस्ट बॉल ट्रेजेडी जो है वो हुई थी, और इसी की वजह से ये पूरा रीजन जो है वो डस्ट बॉल को उन्होंने सफ़र किया था। तो ये तो था बच्चों डस्ट बॉल। अब आगे पढ़ते हैं द इंडियन फार्मर्स एंड ओपियम प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडियन फार्मर्स जो थे वो कैसे ओपियम प्रोडक्शन के लिए मान गए थे। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, ओपियम का मतलब होता है अफीम। ये एक नशीला पदार्थ होता है, और इसकी खेती करने के लिए इंडियन फार्मर्स को कैसे मनाया गया था ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओवर द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है, कॉलोनियल रूल के टाइम पे चलो बच्चों, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने यूएसए की कहानी को ख़त्म करते हैं, और अब हम बढ़ते हैं इंडिया की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आई होगी यूएसए की स्टोरी। आप अपनी बुक से ज़रूर रीडिंग कीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।